नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी ही देर में समरकंद उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक होगी। अब से 10 मिनट में यह बैठक शुरू होगी, लगभग 40 मिनट तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 4:10 से 4:50 तक, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। भारत और रूस दोनों ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सामरिक सहयोग भारत और रूस दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रहा है और दशकों से यह मित्रता बहुत मजबूत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री की भी चर्चा लगातार होती रहती है। भारत इकलौता ऐसा सशक्त प्रजातंत्र है जो एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इंडो पैसिफिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और दूसरी तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका विरोधी एक तरह से खेमा समझा जाता है, माना जाता है, जिसमें अब ईरान भी शामिल हो गया है उस खेमे में, जहां पर रूस और चीन की बहुत अहम भूमिका है। वहां भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की उभरती शक्ति और क्षमता दोनों को दर्शाता है। मेरी सहयोगी गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, अब से कुछ मिनटों में यह मुलाकात होगी। महत्वपूर्ण तो है, लेकिन किन बिंदुओं पर बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर है। गीता। गौरव, सबसे पहले तो एक बड़ी खबर दे दें। जो 3 बायलैटरल्स थे, उसके अलावा अभी जो बायलैटरल हो रहा है, लंच होना था, लंच के बिल्कुल बाद वो मोदी और एर्दोगन के बीच होने वाला है। यानी कि एक और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम बायलैटरल 2 देशों के बीच। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप ताइप एर्दोगन से मिलेंगे, और मुलाकात अभी शुरू हो गई है कह रहे हैं। तो देखना होगा कि किन मुद्दों पर बातचीत होगी। देखिए, जब टर्की की बात करते हैं तो सिक्योरिटी और टेररिज्म, ये 2 जो इश्यूज है, एरियाज है, इस पर जरूर बातचीत होती है। लेकिन एक पूरा जो यूरोपियन आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी टर्की और भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना व्यू पॉइंट है, तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। कनेक्टिविटी की बात करें और अफगानिस्तान की बात करें तो ये एरियाज भी हैं जो कवर होंगे इस बातचीत में। तो सबसे बड़ी खबर तो अभी यही है कि जो 3 बायलैटरल थे, उसके अलावा एक और राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल जुड़ गया है, वो है तुर्की के राष्ट्रपति के साथ। और भारत और टर्की के अगर संबंधों की बात की जाए तो ऐतिहासिक संबंध तो दोनों देशों के बीच रहे ही हैं, लेकिन उसके अलावा टर्की भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय यूक्रेन और रूस के बीच किसी तरह से अगर अन्न की आवाजाही की बात की जाए, और भारत की बहुत महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता बात भी उठाई, कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, तो उस कनेक्टिविटी में टर्की की महत्वपूर्ण भूमिका है। बॉस्फोरस के रास्ते अगर अन्न को लेकर जाना है यूक्रेन से अफ्रीका के लिए या यूरोप के और इलाकों के लिए, तो टर्की वहां बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहां पाकिस्तान जो रोड़ा अटका रहा है, वहां भी टर्की की भूमिका हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से टर्की से भी बंधा हुआ है। गीता, की अगर बात करें, बिल्कुल गौरव, रूस और यूक्रेन के युद्ध की अगर बात करें तो फूड सिक्योरिटी पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया, उसमें अगर एक कंट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे फूड सिक्योरिटी सप्लाई लाइंस और जो वाटर्स हैं, जहां पर मारियोपोल से बहुत सारा जो फूड है, फूड ग्रेन्स, वो टर्की की तरफ जाता था, वो बंद हो गया है। तो आज जब भारत और टर्की के बीच बात होगी तो फूड सप्लाईज पर और फूड सिक्योरिटी पर जरूर बात होगी। भारत ने ये साफ कह दिया है कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा ग्लोबली, और इसमें
भारत ने अपने खुद के प्रपोजल्स भी रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स की बात की और कैसे उसके एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। देखना होगा कि इन एस्पेक्ट्स में किस तरीके से बात होगा, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जो कंसर्न्स भी है दोनों देशों के बीच, चाहे वो कुछ गुटों को लेकर हो जो टर्की के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो, या फिर कभी जब टर्की कश्मीर पर एक स्टैंड ले लेता है उस पर भारत के जो कंसर्न्स है, तो ये कंसर्न्स भी आ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इन कंसर्न्स के बारे में डिटेल्स नहीं है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और आज के डेट में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा गीता। और अब बस 6 मिनट बचे हैं तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। गीता रहिए मेरे साथ, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है, गीता मोहन की यह रिपोर्ट देखते हैं। हम फिर अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, क्योंकि यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, और जो एक वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है जिसका जिक्र चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट। यहाँ समरकंद से हम लगातार रिपोर्ट करते आ रहे थे कि कैसे वीआईपी सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पर गाड़ियों को एससीओ का टैग दिया गया है। ये देखिए, ये डिप्लोमेटिक व्हीकल्स हैं, डिप्लोमेटिक गाड़ियां हैं जिन पर एससीओ के टैग लगाए हैं और उसके बाद नंबर दिए गए हैं। ये डेलीगेशन के लिए है, ऑफिशियल्स के लिए है, लेकिन जो प्रेस और मीडिया ये इस इटर्नल सिटी में अंदर आना चाहता है, उनके लिए भी येलो प्लेट वाले एससीओ गाड़ियां हैं। कुछ ऐसे गाड़ियां आपको नजर आएंगी जो नॉर्मल नंबर प्लेट्स के साथ हैं, लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल परमिट्स हैं, और कुछ नंबर्ड गाड़ियां ही हो सकती थी जिनको ये स्पेशल परमिट्स एससीओ वाले मिल सकते थे। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी apparatus को बिल्कुल मजबूत करने की जरूरत थी, रूस और चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर हैं, इसी वजह से दोनों डिप्लोमेट्स और डेलीगेशन और मीडिया और बाकी प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप देखें ये येलो प्लेट है, उनके लिए भी गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, और ज्यादा से ज्यादा मजबूती हो सिक्योरिटी में, सुरक्षा के प्रबंध में, इसी वजह से इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। समरकंद में गीता मोहन, आज तक। और गीता हमारे साथ बनी हुई हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चर्चा होगी। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, आप चीन में भी तैनात रह चुके हैं, आप पाकिस्तान में भी तैनात रह चुके हैं, आप इस पूरे क्षेत्र को भली भांति समझते हैं। स्वागत है आपका। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लद्दाख में आपका चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, ये जो बायलैटरल्स हो रहे हैं एससीओ के साइडलाइंस पर, टर्की के साथ बिल्कुल अभी गीता मोहन ने वो बड़ी खबर बताई, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो शुरू होने वाली है बायलैटरल, कितनी महत्वपूर्ण है ये शिखर वार्ता? नमस्कार गौरव। मैंने अपने कैरियर का आगाज रशिया से किया था, तो मैं सोवियत यूनियन और व्लादिवोस्तोक में भी पोस्टेड रहा हूं। देखिए, जैसे आपने कहा, रशिया के साथ या सोवियत यूनियन के साथ हमारे बड़े पुराने संबंध हैं, और इन्होंने हमारा साथ उस वक्त दिया जब कोई भी साथ नहीं दे रहा था। 1971 में खास तौर पे वो जब संधि हुई थी तो वो एक गेम चेंजर थी। और उसके बाद जब टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम्स हमारे लिए स्थापित हुई 1984 में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तब भी रशिया ने हमारा साथ दिया। तो पर ये इसमें कोई जैसे इमोशनल चीज नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट और इनके नेशनल इंटरेस्ट मिलते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट किसी और देश के खिलाफ है। हमारा और रशिया का जो रिश्ता है उसमें बड़े पहलू हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन बहुत जबरदस्त है, पर उसको अब बढ़ाना होगा, ट्रेड बढ़ाना होगा, तो उसके लिए नई चीजें ढूंढी जा रही हैं। एनर्जी कंपोनेंट है, आउटर स्पेस कंपोनेंट है, तो बहुत ही पहलू हैं। पर इसके साथ साथ जो हमने इनके साथ जो जैसे रिश्ते हैं, उसमें हम जो कहना चाहते हैं इनको, जैसे यूक्रेन की बात कर दीजिए, विदेशी ताकतें, पश्चिमी ताकतें जानबूझ के समझना नहीं चाहती हैं कि हम सिर्फ पश्चिमी ताकतों की भाषा नहीं बोल रहे हैं,
हम छत पे चढ़ के उनको कंडेम नहीं कर रहे हैं, पर हमने भी बड़े स्पष्ट कहा है कि सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हर एक मुल्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि बातचीत के जरिए हल निकलना चाहिए। तो और वही बातचीत के जरिए निकलेगा। तो जो ये मीटिंग है ये बड़ी अहम है, इसमें हर एक पहलू पे चर्चा होगी और इसकी सबकी निगाहें इस पे हैं, देखते हैं क्या निकलता है। महत्वपूर्ण बात आपने की कि सबकी निगाहें इस पर रहेंगी, और हम ही एक ऐसा देश है जनरल सिवाच जो एससीओ में भी है और क्वाड में भी है, और दोनों जगह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप किस तरह से देखते हैं कि चीन के साथ जबरदस्त तनाव है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, और इस महत्वपूर्ण एससीओ बैठक से एन पहले PP-15 से चाइना ने डिसंगेज किया और पहले डिसंगेज करने से इनकार कर दिया था। ये सीधे तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें, तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों तरफ के डेलीगेशंस साथ साथ थे। ये तस्वीरें देखिए, महत्वपूर्ण है ये बैठक। और मेरे साथ एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, टर्की की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक आतंक का समर्थन करने वाले देश पर दबाव बनाने के लिए, खासतौर पर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, तो टर्की पाकिस्तान पर वो दबाव बना सकता है क्या? देखिए, टर्की का जो किरदार है वो बहुत अलग है, और खासतौर पर एर्दोगान जो है वो उनको सॉफ्ट इस्लामिस्ट कहा जाता है। तो उनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ काफी ज्यादा है, और वो भारत के खिलाफ उन्होंने कई बार बयान दिए हैं। तो ये इनसे कुछ ज्यादा संभावना करना कि ये कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे वो नहीं लगता है। पर डिप्लोमेसी में दोस्त को करीब रखते हैं, पर जो आपका प्रतिद्वंदी है उसको और भी करीब रखते हैं। तो इनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्की एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है जो कि ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है, एक तरह से नेटो का सदस्य है, और इस वक्त इस रीजन में ये रोल सेंट्रल एशिया में काफी अदा कर रहा है। पाकिस्तान के साथ इनके संबंध है जी। तो ये एर्दोगान का किरदार है जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, पर जरूरी है हमको कि इनसे बातचीत की जाए। तो जरूरी है कि इनसे बातचीत करते रहना चाहिए, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कूटनीति में आप अपने दोस्तों को तो साथ रखते हैं, लेकिन जो आपके दोस्त नहीं हैं उनको आप और करीब रखते हैं, महत्वपूर्ण बात। लेकिन चीन का जो डिसएंगेजमेंट है PP-15 से, और जो तनाव है, और चीन का भारत की एससीओ की अध्यक्षता को समर्थन, जनरल सिवाच किस तरह से देखेंगे आप इसे? बिल्कुल, देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं, जो अभी डिसएंगेजमेंट हुआ PP-15 से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक साल के बाद हुआ। पहले PP-17A में अगस्त 2021 में हुआ था, और एक साल के बाद प्रेशर आने के बाद आज चीन ने डिसएंगेजमेंट किया PP-15 गोगरा हॉट स्प्रिंग। मगर अभी भी हमें ये याद रखना चाहिए गौरव कि डेप्सांग और डेमचौक से अभी भी चीन जो है वापस नहीं गया है, और स्पेशली डेप्सांग से जो हमें डर है कि वो शायद वापस नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के लिए। वो उसको डेप्थ देता है साइचिन, और अपने सिंगजांग से लासा में वेस्टर्न हाईवे, यही नहीं वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइचिन ग्लेशियर को एड्रेस कर सकता है DBO को बाईपास करते हुए। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर चीन और पाकिस्तान का गठबंधन हो सकता है। चीन ईस्ट से एक्साइचिन से, और पाकिस्तान वेस्ट से गिलगित पाकिस्तान से नुब्रा वैली और साइचिन ग्लेशियर को सैंडविच कर सकता है, और साइचिन को कट ऑफ कर सकता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। नहीं, लेकिन जनरल साहब, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि चीन ऐसा कर सकता है, इसका तो यह मतलब है कि हमारी सेना वहां नहीं है और हमारी सेना कुछ नहीं कर सकती। चीन का ये गेम प्लान हो सकता है, लेकिन हमारे पास 50,000 सिपाही वहां तैनात है ना। हाँ, देखो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौरव। मैं ये कहता हूं कि डेप्सांग से उसको ये एडवांटेज है, मगर ये भी सच्चाई है DBO जो सब सेक्टर है उससे भारत को भी बहुत एडवांटेज है। भारत वहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी एक प्रकार इंटीग्रेट कर सकता है, काराकोरम हाईवे को भी, और जब से दरबुक शोक दौलतबेग रोड हमने बनाई है तो हम जो वेस्टर्न हाईवे है सिंगजांग से रास्ता उसको भी कर सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि जो डेप्सांग बल्ट का इंपॉर्टेंस इतना है कि दोनों देशों के लिए, तो चीन को थोड़ा सा जो वापस जाना, जो पेट्रोल
जो हम 10 से 13A की बात करते हैं कि वो हमको नहीं आने दे रहा और वो पीछे जाए, 1959 की क्लेम लाइन से पीछे जाए, वो मुझे लगता है इतनी जल्दी होगा नहीं। वो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिसएंगेजमेंट हुई है, डी इंडक्शन नहीं हुई है। नहीं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि अभी तक केवल डिसएंगेजमेंट तक ये बातचीत हुई है और इससे आगे। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, इस समय जो जमीनी स्थिति है, चीन जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, एक तरफ डिसएंगेजमेंट, दूसरी तरफ यह कहना कि हम PP-15 से पीछे नहीं हटेंगे, और तीसरी तरफ SCO की अध्यक्षता में भारत की अध्यक्षता का समर्थन, आप इसे किस तरह से देखते हैं? गौरव, चीन के बारे में और खासतौर पे शी जिनपिंग के बारे में एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि ये जो कहते हैं उसका कोई फर्क नहीं है, उस पे नहीं जाना चाहिए, जो करते हैं उस पे जाना चाहिए। और शी जिनपिंग तो खास तौर पे अगर देखें तो पाकिस्तानियों से भी बदतर है। जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर गए थे तो उसके बाद कारगिल हुआ, पर कम से कम ये था कि नवाज शरीफ ने नहीं करवाया होगा, शायद मुशर्रफ ने करवाया होगा। पर यहाँ तो महाबलीपुरम के बाद डोकलाम हुआ, तो और 1 अप्रैल 2020 को ये खत लिख रहे थे हमारे राष्ट्रपति को कि हमारी और आपकी दोस्ती और पार्टनरशिप सदैव रहेगी जी। तो ये ऐसे शख्स हैं जिनके मुंह में राम राम बगल में छुरी है जी, और इतने एरोगेंट हैं, जो इनका ह्यूब्रिस जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वो है इनको। तो इनके साथ ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है, इनको दिखाना बहुत जरूरी है कि आप जो ये मुखौटा पहन के बैठे हैं कि आप एम्परर हैं, आपको मैंडेट ऑफ हेवन है, वो सब आपकी पब्लिक के लिए। हम जानते हैं कि आपकी असलियत क्या है। और जो जमीनी स्थिति इस समय यह है, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन के मुंह में राम बगल में छुरी वाला एटीट्यूड है। लेकिन जनरल सिवाच, आप तो चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं लद्दाख कोर के। अगर आप डेमचौक की बात करिए तो डेमचौक में चीन वहां पर आकर बैठा है, क्या वो इस भय से वहां पर आकर बैठा है कि भारत वहां से पूरे अक्साइचिन को अगर चाहे, अगर चीन गुस्ताखी करता है किसी और छोर पर, तो भारत पलटवार करने की बहुत मजबूत स्थिति में है? हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं। आपने ठीक बोला गौरव। अब के भारत के पास अभी काबिलियत तो क्षमता है। देखो, जब कैलाश रेंज भारत ने ऑक्यूपाई किया था 29-30 अगस्त 2020 को, तो भारत ने ये दिखा दिया था कि भारत एक कुछ ऐसा कर सकता है जो चीन सपने में भी नहीं सोच सकता। और मैं ये सच्चाई है कि चीन पे भरोसा करना तो बहुत खतरे से खाली नहीं है, मगर ये भी सच्चाई है कि भारत के अंदर भी क्षमता भी और काबिलियत बहुत बढ़ गई है। और आपका ये बिल्कुल अप्रिशिएशन ठीक है कि हमने भी लास्ट 6-7 साल में जिस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, अब हम वहां उनसे कमजोर नहीं है, हम ताकतवर ही हैं। अगर आप वो 19 है तो हम 20 है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिस प्रकार से हमने अपना जो एयरफील्ड को अपग्रेड किया है, हमारी एयर पावर वहां पर है राफेल के साथ, बाकी जो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है वो काबिल तारीफ है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत के पक्ष में है, भारत की जो फौज है बैटल हार्डन्ड है और वो ऐसे इलाकों में रहने के काबिल है। और ये बात भारत ने गलवान में दिखा भी दी थी कि अगर भारत के कर्नल संतोष बाबू के जिस तरह से उन्होंने लीड किया था फ्रॉम द फ्रंट, अगर हमारे 20 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया तो रूस की एजेंसी तास के मुताबिक चीन के 40 से ज्यादा सिपाही, उनके कमांडिंग ऑफिसर समेत मारे गए थे। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन के साथ मुलाकात, और अब शुरू हो रही है मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका की भी नजर इस मुलाकात पर है। मोदी के महामिशन से पहले ही समरकंद भारतमय है, भारतीय गानों से शहर गुंजायमान है। देखिए गीता मोहन की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे एससीओ में जिमी 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 गाना लगातार बज रहा है। ये दिल्ली, मुंबई या किसी भारतीय शहर के रेस्तरां की तस्वीर नहीं है।
ये उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक शहर समरकंद की तस्वीर है, जो शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार समरकंद जब आप पहुंचेंगे तो आपको भारतीयता के तमाम रंग नजर आएंगे। एससीओ सम्मेलन के दौरान ये रंग खुलकर सामने आ रहा है। भारतीय लोक नृत्यों के साथ हिंदी फिल्मी गीतों पर योग का जलवा भी समरकंद में नजर आ रहा है। जिस जगह पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वो समरकंद यूनिवर्सिटी के पास भारतीय कल्चरल पवेलियन है। उज्बेक पर्यटन विभाग ने एससीओ के तमाम देशों को अपनी संस्कृति के प्रदर्शन की जगह उपलब्ध कराई है। भारतीय संगीत पर नृत्य करती हुई जिन लड़कियों को आप देख रहे हैं उनमें कोई भारतीय नहीं है। ये सब उज्बेक लड़कियां हैं जो शौक से भारतीय नृत्य की ट्रेनिंग ले रही हैं। सारे उज्बेक बेहतरीन और कथक करते हैं। भारतीय फिल्मों पे ना सिर्फ बम्बई, बंगाली फिल्मों पर भी, गुजराती फिल्मों पे भी ये नृत्य करते हैं और ये अपने शौक से हैं। हमारे यहाँ कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 6 महीने से अपने आप आते हैं और हमारी जो नृत्य की अध्यापिका हैं स्मृति, वो इनको सिखाती हैं। आप ये देखिए, ये बच्ची अभी 9वीं क्लास में है, उसके कद पर मत जाइए, ये 9वीं क्लास में है और इतना बेहतरीन आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करेगी। देखिए, जो बहुत बहुत बढ़िया। आज समरकंद पीएम मोदी की कूटनीति का जलवा देखने वाला है। इससे पहले भारतीय संस्कृति के रंग से सराबोर है समरकंद। समरकंद से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।